आइए आइए, बैठिए बैठिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। कनिका डालाकोटी, अपने बारे में कुछ बताएं। Sir, my name is Kanika Dalakoti. I was born and brought up in Haldwani only. I completed my schooling till 12th till here. For my graduation, I went to Delhi University. Currently, I am the part of Department of Post and Preparing. जॉब प्रेफरेंस है एनटी, एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, लॉजिक। Sir, basically, as a human, everyone want to grow. The position of NT as well as the excise inspector is comparatively higher, both from the rank, power as well as from the basic pay. So the preference of the first two is regarding the same. Third I selected the supply inspector because it's basically deal with the food and other essential commodities. I have a background of BSc Food Technology, so I think it is very suitable for me to interact with it. Market inspector is the fourth preference because of the same thing. Later on, I selected the tax officer as well as the LEO because they are in the line, and later on the deputy jailer. Okay. Recently, G20 summit is news headline. What is G20 summit? Sir, G20 summit, I would say it is a global conference that is held accordingly in different countries of the world. Sir, it provides a basic platform for the economic cooperation as well as the development. Purpose of the G20 summit in Uttarakhand held. Sir, three places the G20 held there. First one at Ramnagar, second and the third will be there at Narendra Nagar only. Okay. 37th national game. What is motto? Sir, sorry, I'm not able to recall it. Okay. What is Likhai wood carving? Likhai wood carving. Sir, I'm not sure, but I will make a guess regarding the same. Sir, Likhai wood carving is something that is written into the wood and stick somewhere in the area ताकि लोगों को पता चले वहाँ पे क्या था. सर, ये एक तरीके की हम फोक आर्ट कह सकते हैं जो प्लेसेस में लगाई जा सकती है. इसको अभी हाल ही में जीआई का टैग मिला था. सर, मैं इसको देखूंगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है. What is रेरा कानून? रेरा कानून क्या है? Sir, RERA stand for Real Estate Regulatory Authority Act. Sir, it came into 2016. Yeah. Sir, it basically protect the home buyer. उनके मतलब rights को protect करता है as well as investment boost करता है property give and take में. UCC presently news headline. What is UCC? Sir, UCC is Uniform Civil Code. It came under Article 44. Sir, it provide a basic rules for sir मतलब यूनिफॉर्म कर देता है सारे कानूनों को इन अ पर्टिकुलर स्टेट. सर, ये DPSP का पार्ट है और जो स्टेट के अंतर्गत आता है, अगर स्टेट चाहे तो उसको अप्लाई कर सकता है. इससे सर इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मैरिज, डाइवोर्स जैसे जो बेसिक रो होते हैं उनमें सेम कानून हो जाएगा. तो रीजन से हमें मतलब रिलीजन से ऊपर उठकर एक प्रॉपर कानून यूनिफॉर्मली एक स्टेट में अप्लाई करने का मौका मिल सकता है. एक अभी ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता समिट हुआ था गुल्लक नाम से. जी इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? सर, एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी. यदि आप नायब तहसीलदार के पद पर अभी चयनित हो जाते हैं तो आप उत्तराखंड के लिए सबसे बेस्ट काम क्या करेंगे? कोई ऐसा बताइए जिससे आप उत्तराखंड को देना चाहते हैं. सर, मेरी नज़र में उत्तराखंड में रोजगार की बहुत कमी है. लोग यहाँ का जो यूथ है दे हैव कैपेबिलिटी, उनके पास स्किल है बट उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं है. तो मुझे लगता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना एक ज़्यादा बेटर काम है. इसके लिए क्या करेंगे? जॉब प्रोवाइड कराने, एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड कराएंगे? कोई आपके पास कोई विजन हो? सर, उत्तराखंड का अगर आप परपेक्स देखें और ज्योग्राफी देखें तो यहाँ के लघु उद्योग में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है. MSME सेक्टर. जी सर.
और दूसरा यहाँ का जो क्लाइमेट है ये इन्वेस्टर को बहुत अच्छा अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करें किसी भी तहसील लेवल पर, अगर हम नायब तहसीलदार हैं या उससे छोटे लेवल पर, जहाँ पे हम इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को बढ़ावा दें और जागरूकता फैलाएं और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें ताकि वो अपलिफ्ट कर सकें इस काम को, तो ऑटोमेटिकली अगर वो एम्प्लॉय होंगे तो वो दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। उत्तराखंड की मेजर प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? सर, उत्तराखंड की मेजर प्रॉब्लम मुझे पलायन लगती है। दूसरी मैं कह सकती हूँ एजुकेशन थोड़ी स्तर पर प्रभावित है। तीसरा मुझे हेल्थ केयर सेक्टर में दिक्कत लगती है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में इशू है। तो इसको आप अगर तहसीलदार के पद पर या फिर आपने जो भी प्रेफरेंस दिया है, एक्साइज इंस्पेक्टर है या सप्लाई इंस्पेक्टर है या मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, तो इसमें से अगर आप जॉब में लगते हैं तो आप कैसे इसको, जो उत्तराखंड की प्रॉब्लम है, इसको कैसे आप सही करेंगे? सर, अगर मैं पलायन की प्रॉब्लम की बात करूं, पलायन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो अगर जितनी भी ग्राउंड लेवल पर हमारी सरकार योजनाएं चला रही हैं, जितनी भी हैं, उनको अगर हम ग्राउंड रूट लेवल पर अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटेशन के साथ हम मॉनिटरिंग करें, तो मुझे लगता है पलायन की समस्या दूर होगी यदि लोगों को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड सरकार इसके लिए कुछ प्रोग्राम चला रही है क्या? सर, उत्तराखंड सरकार का पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो इस क्षेत्र पे अच्छा कार्य कर रही है। रिसेंटली उत्तराखंड सरकार की होम स्टे योजना आई है, जो भी इसी में मतलब जो यूथ है उनको प्रोवाइड कर रही है असिस्टेंट। आपने एप्पण के बारे में सुना है? हाँ जी। जिसे हाल ही में जीआई का टैग मिल गया। एप्पण कला के बारे में आप क्या जानते हैं? एप्पण आर्ट? सर, एप्पण उत्तराखंड की फोक आर्ट है, बेसिकली कुमाऊं रीजन की। ये किसी भी शुभ मंगल काम में बनाए जाते हैं देलियों में, और मान्यता है कि इनको बनाकर एक शगुन, मतलब एक अच्छा इंडिकेशन होता है कि हमारे घर में मंगल कार्य होगा। तो वर्तमान में आपने एक चीज सुना होगा रिसेंटली, सिलक्यारा सुरंग के, सिलक्यारा टनल के बारे में। जी सर। ये सिलक्यारा टनल कहाँ पर बनाई जा रही है? उत्तराखंड में काफी न्यूज में है आजकल ये। सर, सिलक्यारा टनल बेसिकली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में बनाई जा रही है। सर, ये उत्तराखंड की चार धाम जो प्रोजेक्ट है उसका एक मेजर पार्ट है। ये नेशनल हाईवे 134 में बनाई जा रही है ताकि यमुनोत्री धाम की जो दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर तक कम हो सके। उत्तराखंड में आजकल आपने देखा होगा जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक चीज ये देखा होगा, ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सर, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, सर, ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो बेसिक रीज़न मुझे लगता है वो ये हो सकता है कि रिसोर्सेज का अभाव है अभी उत्तराखंड में। हमारी जो ज्योग्राफी है उसमें लोगों का इतना अतिक्रमण बढ़ चुका है कि जो जानवर हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था थोड़ी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में आकर आक्रमण करने को मजबूर। यदि आप अभी चयनित होते हैं तहसीलदार की पोस्ट पर, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? सर, एक तो कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ह्यूमंस और एनिमल के बीच में। रिसोर्सेज अवेलेबल कराने की ज़रूरत है फॉरेस्ट एरिया में। साथ में तार बार किया जा सकता है ताकि दोनों का थोड़ा सा गैप क्रिएट हो सके। साथ में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कम करना है तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि हनी बी के जो डब्बे होते हैं अगर वो लगाए दिए जाए तो हाथियों का आगमन कम हो जाता है, या फिर रात जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसको जंगलों से थोड़ा दूर पर बसाने की मुहिम चलाई जा सकती है। ओके, आपने 2020 में ग्रेजुएशन कर लिया था। जी सर। 2020 से 2023 के बीच में आप अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर, 2020 में ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं था। इन 2021 आई गेव दिस लोअर पीसीएस एग्जाम, अनदर एग्जाम आई वाज प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम। इन 2022 September, after giving my mains exam, I joined the Department of Post in the region of Uttarakhand only. जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हैं ही, पोस्ट ऑफिस में, जी। तो वो तो एक अच्छी जॉब है वो भी, तो यहाँ आने का क्या वजह है? लोअर पीसीएस में ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? सर,
जो भी मैं पोजीशन में हूँ वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सबसे लोअर पोजीशन है। तो एज अ ह्यूमन हमारा एम्बिशन होता है कि हम आगे ग्रो अप करें, आगे अचीव करें। मुझे लगता है मुझ में टैलेंट है कि मैं आगे जा सकूं और इसको यूटिलाइज कर सकूं, तो इसीलिए मैंने लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, आपने एक हमास के बारे में सुना होगा। हमास, ये क्या है हमास? सर ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन द्वारा टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया है। इसको भारत का समर्थन है। ये फिलिस्तीन का ग्रुप है या इजराइल? सर ये फिलिस्तीन का ग्रुप है जो वहाँ अभी करेंटली रूल कर रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, यूक्रेन और जो रूस के बीच में जो वॉर हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? रूस और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर मतलब रूस और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका अगर क्या नज़रिया है इसमें? सर मुझे ऐसा लगता है दोनों पक्ष बैठ के बात करने पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से जो युद्ध है ये बहुत लंबे समय से चलता जा रहा है, लगभग 2 साल होने को आ गए हैं। तो दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं, बट दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। भारत इनमें से किसी के फेवर में है क्या? सर नहीं। अच्छा, आपने कोविड-19 के बारे में बताया था। कोविड-19 के दौरान जो है हमारे देश में एक वात्सल्य योजना चलाई गई थी। जी सर। ये क्या है वात्सल्य योजना? सर मैं अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट जो मैं याद कर पा रही हूँ वो सर जिन बच्चों के माता पिता ड्यूरिंग द कोविड नहीं बच पाए थे, उन बच्चों को आर्थिक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वात्सल्य योजना उत्तराखंड में शुरू की गई। उत्तराखंड में भी थी। एक मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना है, सुना है आपने इसके बारे में? मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। जी सर। इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? सर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना शुरुआत की गई थी। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम लगती है आपको? या सभी लोगों तक मिल पा रहा है? सशक्त बहना योजना का जो लाभ है सभी लोगों तक मिल पा रहा है या नहीं? तो फिर इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अगर आप नायब तहसीलदार के पोस्ट पर चयनित होते हैं तो? सर अगर मैं नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होती हूँ तो मेरे जो सबऑर्डिनेट होंगे उनके द्वारा जो क्षेत्र सर देखा जाएगा, तो उनके थ्रू मैं इनको मतलब जागरूक ग्राउंड लेवल पर प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर सकती हूँ। जो सब तहसील दिवस मनाया जाता है उनमें इन मुद्दों को उठाया जा सकता है ताकि उन लोगों को ये चीज़ें पता लग सके। ग्राउंड स्तर पर भी पोस्टर की मदद लिए जा सकते हैं, स्लोगन की मदद लिए जा सकते हैं, जिस वजह से जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं जो जिनको बेसिकली इन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको अभाव, क्योंकि उत्तराखंड इतना सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाता कि अपनी योजनाएं इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो जन जागरूकता का मुझे ऐसा लगता है ये एक सबसे इसको अच्छा बढ़ाया जाए। जी। अच्छा, आपने एक देखा होगा पिछले लास्ट ईयर में जोशीमठ में काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। जी। ये लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या आप उपाय करेंगे? लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है, उसको रोकने के कोई तरीके हैं? सर जोशीमठ का जो लैंडस्लाइड था वो इसलिए था कि ओवर क्राउडिंग वहाँ पे पीपल्स की हो गई थी। वो बेसिकली सर अर्थक्वेक के बाद जो एरिया बसता है वो उस पर सेटल डाउन है, नीचे सैंड है, सॉलिड रॉक नहीं है। जब इनिशियली 8,000 फैमिलीज वहाँ रहती थी, करेंटली 50,000 फैमिलीज वहाँ 50,000 जो परिवार हैं वो वहाँ निवास करते हैं। उसकी ज्योग्राफी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वो इकोनॉमिकली वेरी फ्रेजाइल है। हिमालयन रीजन, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे फिर आप? सर एक तो जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उनको रोका जाए चाहिए। दूसरा वहाँ पे प्रॉपर सर स्टडी होनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आगे लैंडस्लाइड हो सकता है, तो वहाँ लोगों से पलायन कराया जा सकता है। जो बड़े बड़े संस्थान हैं उनको शिफ्ट कराने की ज़रूरत है ताकि वो बस एक टूरिज्म स्पॉट के तरह रहे जहाँ से हम बाकी यमुनोत्री को, बाकी टूरिस्ट स्पॉट को, यमुनोत्री को या फिर गंगोत्री सर या फिर बद्रीनाथ बद्रीनाथ को? बद्रीनाथ जी। क्या नाम है आपका? सर कनिका डाला। कनिका। कनिका का मतलब क्या होता है इस नाम का? कनिका का मूल धातु है कनक, कनक से गोल्ड, गोल्ड से सर दूसरा अर्थ कह सकते हैं गेहूं, तो ये दोनों अर्थ कनक के हैं। तीसरा एक धतूरा भी होता है। तो कमिटी में बताइए आप
अपने इतिहास में कुछ विषय पढ़े होंगे इतिहास से संबंधित। एक क्रांति होती है, एक होता है विद्रोह, जिसे रिवॉल्ट और रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर मैं गैस कर सकती हूँ, मुझे एग्जैक्ट आंसर्स का नहीं बता पाऊंगी। सर विद्रोह तो हम किसी चीज़ के विरुद्ध करते हैं कि कोई पॉलिसी हमें पसंद नहीं है या किसी की न्याय पसंद नहीं है तो हम विद्रोह करेंगे उसको, रिवोल्ट। लेकिन क्रांति से एक नई चीज़ का उजागर होता है। आपने 1857 का रिवॉल्ट सुना होगा या 1857 के बारे में, कि ये क्या था, एक प्रकार का विद्रोह था। विद्रोह था। तो उसे विद्रोह कहेंगे या क्रांति कहेंगे? आप अपने से क्या कहेंगे? सर मेरे नज़रिए में तो ये क्रांति थी, जिसके बाद से इंडिया में सर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने लगे। और बुक की लैंग्वेज में देखेंगे तो वहाँ रिवॉल्ट मेंशन किया गया है। कोई एक ऐसा किसी व्यक्ति या राइटर का नाम बता सकते हैं जिसने उसे रिवॉल्ट कहा हो? सर इसके लीडर कौन थे? वैसे तो मंगल मंगल पांडे जी थे। हाँ तो उत्तराखंड से आप हैं बेसिकली, आपका गृह जनपद क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? सर गृह जनपद तो जन्म से तो नैनीताली है। माता पिता का गृह जनपद अल्मोड़ा रहा। उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि कई आंदोलन हुए, कई मूवमेंट हुए। तो आप बताइए उत्तराखंड का प्रथम आंदोलन कौन सा था? फर्स्ट मूवमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट मूवमेंट इन उत्तराखंड? आपकी नज़र में कौन सा मूवमेंट रहा होगा उत्तराखंड? सर मुझे तिलारी कांड भी याद आ रहा है। तिलारी कांड तो टिहरी हाँ। से रहा, उससे पहले यहाँ पे कोई किसी प्रकार का रिवॉल्ट नहीं रहा। आपकी नज़र में यहाँ पर जो आंदोलन होने के कारण थे उसमें सबसे ज़्यादा कौन से ऐसे कारण थे जिनको लेकर आंदोलन? उत्तराखंड के लोग बेसिकली शांत स्वभाव के हैं और हम फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा लिंक हैं। तो उत्तराखंड के जितने ज़्यादा मतलब हम अगर पढ़ते हैं तो फॉरेस्ट से रिलेटेड आंदोलन हमें बहुत पढ़ने को कोई आंदोलन का, जैसे आपने तिलारी बताया, इसके अलावा सर चिपकू आंदोलन एक ये तो आज़ादी के बाद लगभग आज़ादी से पहले 1974 में हुआ। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, जब ब्रिटिश या गोरखाओं के अधीन उत्तराखंड रहा हो, तब आपको किस प्रकार के आंदोलन उत्तराखंड में हुए? सर एक तो 1857 का भी दौरान भी यहाँ कालू मेहरा के दौरान स्टार्ट किया गया था, बट वो रेमजे सर के वजह से वो दबा दिया गया। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो है वो स्टार्ट किया। लेकिन जन मुद्दे अगर कहें जंगल का रहा हो या बेगार का रहा हो तो उससे संबंधित कुछ ऐसे? सर कुली बेगार का आंदोलन रहा था। हाँ। तो उत्तराखंड में कितने प्रकार की बेगार ली जाती थी, इसके बारे में बताइए। सर इसकी नॉलेज नहीं है। उत्तराखंड में अभी आपने बताया, काफ़ी अच्छी चीज़ें सर से आपने शेयर की। तो उसमें एक जमरानी बांध प्रोजेक्ट जो अभी यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में बताइए, उसका क्या उद्देश्य है, किस नदी पर वो बनाया जा रहा है? सर वह गौला नदी पर प्रस्तावित है। सर ये पुराना मतलब जब यूपी का पार्ट था उत्तराखंड तब से प्रस्तावित है। रिसेंटली इसको मान्यता मिली है कि बनाया जा सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य जो मैं पढ़ पाई वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जिले हैं इनको पानी की सुविधा मतलब ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। सर इरिगेशन वाटर सप्लाई बेटर हो जाएगा और अगर यहाँ पे डैम बनता है तो सर टूरिज्म एक तरीके से बूस्ट होगा, फिशरी को थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, तो जिसके वजह से हमारे उत्तराखंड के जो नैनीताल और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपने काफ़ी, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है जिसमें आपने जो आपकी एजुकेशन रही है, कौन से सब्जेक्ट से आप थे? सर 12th में मेरी PCM थी, ग्रेजुएशन में मेरी BSc है फूड टेक्नोलॉजी में। तो जो फूड टेक्नोलॉजी में अभी हम देख रहे हैं तो इसमें अगर हम देखें खाद्य सुरक्षा जो नियम है, अधिनियम है, उसके बारे में बताइए कुछ। सर फूड सिक्योरिटी के बारे में ये अधिनियम कब आया, इसमें क्या की जैसी है? जैसे एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपने सुना होगा, 1986 में इसके बारे में सबसे पहले नियम आया था। अभी 2019 में रिसेंटली इसको अमेंडमेंट भी किया गया है। तो इसमें किस प्रकार के अधिकार होते हैं कि हम कोई चीज़ अगर खरीद रहे हैं या खा रहे हैं तो उससे कौन सी ऐसी जानकारियाँ जो हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसमें कंपलसरी हमारे अधिकार के, इसमें 6 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। सर बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब ग्राउंड डिटेल तो मुझे नहीं पता, पर जितना मैं पढ़ पाई मुझे लगता है सर ये
कंज्यूमर को ये राइट प्रोवाइड करता है, अगर उनको कोई गलत सामान बेचा जा रहा है तो वो कंज्यूमर कोर्ट में इसकी अपील कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रोडक्ट के पीछे उसकी MRP, उसका पैकेजिंग डेट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना कंपलसरी है। तीसरा, कितनी कैलोरी प्रोवाइड करता है, नॉन वेज है कि वेजिटेरियन फूड है, उसके लोगो प्रोवाइड करता है, और जितनी भी उसकी से न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लेबल और मेंशन करना कंपलसरी है। आपने जो नायब तहसीलदार का पद है वो सर्वप्रथम चयनित किया है और ज़्यादातर सभी की इच्छा भी होती है कि मुझे नायब तहसीलदार का पद, उसमें आपको कई प्रकार के प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो पावर है वो मिलेगी। इतिहास में ये बताइए कि पहली बार आपने सुना होगा कि दो प्रकार के मामले होते हैं, एक रेवेन्यू से संबंधित होता है, एक क्रिमिनल से, जिसमें दीवानी और फौजदारी मामले कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इतिहास में इसकी पहली बार कब व्याख्या की गई या कहाँ पर आपको लगा कि इस अध्ययन के दौरान जहाँ पे इसके बारे में विस्तृत विवरण हमें देखने? सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रही हूँ कि विस्तृत का कौन से मामले होते हैं, दीवानी में कौन से मामले होते हैं, और जो फौजदारी है क्रिमिनल, उसमें कौन से मामले ऐसे हैं जो अलग अलग पृथक किए गए? सर मुझे अगर याद आप नहीं। नया तहसीलदार बनते तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो पावर है वो दीवानी मामलों की रहेगी, रेवेन्यू से संबंधित। जी तो आप ये बताइए कि उत्तराखंड की भू जो बंदोबस्त व्यवस्था रही इसके बारे में कुछ जानते हैं? भूमि बंदोबस्त के हाँ, बारे में उत्तराखंड। चलिए कोई नहीं, कोई ऐसा शासक जिसने किसानों के लिए ऐसा काम किया हो कि उन्हें पट्टा या कबूलियत का पहली बार किसानों को प्रदान किया हो कि आपकी ये भूमि, आप इस पर कृषि करिए, इतिहास में कोई ऐसा शासक? सर हाँ उत्तराखंड में आप महिलाओं के बारे में कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनके बारे में आप जानती हैं कि उनका उत्तराखंड के इतिहास में योगदान रहा है? सर इतिहास में सर्वप्रथम देखें तो जिया रानी का विवरण मिलता है, रानी कर्णावती का विवरण मिलता है, टीलू रौतेला जी की मिलता है, आज़ादी के दौरान सपेशनी देवी शाह का मिलता है। सर राइटर्स में देखें तो शिवानी जोशी जी का मिलता है। रिसेंटली खेल के मतलब ये तो पुराने हैं, अगर हम रिसेंटली देखें तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उत्तराखंड की बहुत सारी महिलाएं हैं जो उत्तराखंड का नाम आगे बढ़ा रही हैं। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देखें तो एकता जोशी है और स्नेहा है जो, और बैडमिंटन में मधुमिता शाह है। आपका आइडियल कौन रहा है, अगर कहीं किसी महिला को आपने आइडियल चुना हो अपनी होल लाइफ में अभी तक, जहाँ तक आप, क्योंकि आप इस पद पर जो है साक्षात्कार के लिए भी चयनित हुई हैं, तो अभी तक आपका कोई ऐसा रोल मॉडल है किसी से आपको कुछ ऐसा लगा कि इनकी आइडियोलॉजी ठीक है, मुझे अपने जीवन में इसे लेना चाहिए? सर ऐसी कोई महिला जो मेरे जीवन में आइडल बनी है तो वो मेरी मम्मी है, जिनको मैं एज अ रोल मॉडल समझती हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब रुकावट आ रही है या मुझे बढ़ने में डर है तो वो हमेशा मेरी बैकबोन की तरह मेरे साथ खड़ी रही थी। और जितना मैं अपनी मम्मी के समक्ष रही हूँ और जितना मैं उनको जानती हूँ उतना मैं बाकी किसी उत्तराखंड की महिला के बारे में नहीं जानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में जो आइडल वुमेन है वो मेरी माँ है और उनका जो प्रभाव है वो मुझ पर सबसे ज़्यादा पड़ा है बाकी किसी और उत्तराखंड महिला के। चलिए अच्छी बात है। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस पद पर चयनित होने के बाद महिलाओं के लिए काम करने का मौका मिले तो आप किस प्रकार से काम करना चाहेंगी या क्या इसके लिए कर सकती हैं जब आप इस पद पर, जो आपकी चॉइस है, नायब तहसीलदार या फिर जो भी आपको प्रशासनिक पद मिलता है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए आप कैसे काम करेंगे? सर मेरे नज़रिए से देखा जाए एक शिक्षित महिला, एक अशिक्षित महिला, सबके अंदर एक फेयर होता है, सिक्योरिटी का अभाव जिसको कहते हैं। तो यदि मैं किसी मतलब महिलाओं को आगे बढ़ाने के या योगदान की बात करूं तो मैं सारे वर्गों की महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने का प्रयास करूंगी। उसमें किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस, क्या उनको कोई कुश्ती या कराटे कुछ ऐसे क्रेडिट लेंगे? हाँ, क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो वो होता है, तो क्या उससे कुश्ती कराटे या सेल्फ डिफेंस से ही वो जो सशक्त हो जाएगी उनके अंदर? सर सेल्फ डिफेंस में इसलिए अपनी पहली चॉइस रखना चाहती हूँ क्योंकि एक शिक्षित महिला भी डरती है, एक अशिक्षित महिला भी डरती है, एक बहुत ज़्यादा वेल पेड जॉब की महिला भी डरती है, क्योंकि बेसिक जो सोसाइटी है वो उसको ये फेयर फैक्टर प्रोवाइड करती है।
जैसे मैं रोज जॉब पे जाती हूँ, मुझे आज भी डर लगता है बस में जाने से, क्योंकि कितने तरीके के लोग आते हैं वहाँ पे। मेरा पढ़ा लिखा, मेरा अनपढ़ा लिखा मायने नहीं रखता। अगर मैं ये कला जानूं तो मैं अपनी जो सोसाइटी है उससे बाहर कॉन्फिडेंटली मीटअप कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में एक प्रकार आपने कहा कि शिक्षित होना जरूरी है, जी। एक प्रकार आपने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए उसको मतलब फिजिकली शारीरिक रूप से सक्षम होना भी जरूरी है, जी सर। और एक अगर दूसरा पहलू देखें तो महिला को आर्थिक रूप से भी संपन्न होना जरूरी है। जी। इन तीनों में आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो महिला को सबसे ज्यादा सशक्तिकरण में योगदान करती है? सर एक शिक्षित महिला एक अशिक्षित महिला के लिए, मतलब कोई भी महिला के लिए सर आर्थिक रूप से क्या कहते हैं सशक्त होना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो उनको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कि हम एक पुरुष प्रधान समाज में समकक्ष हैं उनके। दूसरा, मैं सेल्फ डिफेंस को इसलिए आगे रखना पसंद करती हूँ ताकि वो एक साइड फैक्टर है, लेकिन वो किसी भी महिला का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अगर किसी महिला जो आर्थिक क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है, उनको ये फैक्टर हम प्रोवाइड करें तो वो बहुत अच्छा बूस्टअप कर सकती हैं किसी भी क्षेत्र में। तो अगर वो बूस्ट करेंगी तो इकोनॉमी डेवलप होगी, इकोनॉमी डेवलप होगी तो जीडीपी में ग्रोथ आएगी, तो ऑटोमेटिकली कोई भी स्टेट प्रोग्रेस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इसमें एक पद है खंडसारी निरीक्षक, जी सर। इसका क्या काम होता है? सर वैसे बेसिकली हम तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे या केन इंडस्ट्री वाले पढ़ते हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। पर शायद ये गन्ना से रिलेटेबल है और उनके खरीद में या फिर उनकी क्वालिटी के इंश्योर करने में उनका योगदान रहता होगा। कनिका, अच्छा, तो जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है तो आप इसके बारे में जानती हैं? आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, क्या होती है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था को अगर हम ब्रॉडली देखें तो किसी कंट्री के परसेप्शन में तो कितना हमारा मतलब कैसे हम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं और मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूज कैसे कर रहे हैं, उसको हम इकोनॉमी के अंतर्गत लेकर आ सकते हैं। अच्छा, एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम का, ये कैसे निकलती है, कुछ आपको आइडिया? नेट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, बट शायद ऐसी कुछ था। अच्छा, एक और होता है इसमें आर्थिक महिला सशक्तिकरण होता है, इसके बारे में आप जानते हैं क्या है, कैसे करके महिला सशक्त होती है, या फिर ये आर्थिक महिला सशक्तिकरण क्या होता है? मैम, आई वुड मेक अ गेस कि आर्थिक महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को मतलब कैसे उनका इनकम रिसोर्सेज बढ़ाना। नहीं, मेन ये है कि आर्थिक महिला, कौन सी आर्थिक सशक्तिकरण हम किसे कहेंगे? मैम, जब वो मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है कंट्री की इकोनॉमी में, तब मेन ये है कि वो आपके जो डिसीजन है घर के, अगर वो लेती है फाइनेंशियली, तो उसे हम आर्थिक महिला सशक्तिकरण बोलेंगे। जी ठीक है जी। तो इसके बारे में बताइए, क्या इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है? अच्छा, कोई और महिला ऐसी जो जानते हो आप उत्तराखंड में जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो? मैम, उत्तराखंड की अगर हम उत्तराखंड को ब्रॉडली देखें तो यहाँ महिलाओं का योगदान ज़्यादा रहा है कंपैरेटिवली पुरुषों के, क्योंकि उत्तराखंड के पुरुष बेसिकली पलायन के वजह से दूसरे राज्यों में कार्य करने को बाधित है। तो यहाँ के जो महिलाएं हैं वो घर के निर्णयों के साथ साथ अपने आसपास के निर्णय भी लेती हैं। तो उत्तराखंड में महिलाओं का जो योगदान है सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा है। पलायन है, क्या उसे रोकने के कोई उपाय है? मैम, पलायन बेसिकली हम मतलब बेरोजगारी की वजह से करते हैं। कभी कभी बेरोजगारी एक पहला मुद्दा, सर्वप्रथम मुद्दा तो मेरी नज़र में बेरोजगारी है। दूसरा मुद्दा है एजुकेशन। पहाड़ में मूलभूत हमें एजुकेशन तो मिल जाती है, बट उच्च शिक्षा के जो रिसोर्सेज हैं वो अभाव में है, जिस वजह से लोगों बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे जगह पलायन करने को मजबूर है। तीसरा, हेल्थ केयर सेक्टर में हमें पलायन को दिखता है कि हमारे जो अपर हिली एरियाज हैं वहाँ पे हेल्थ केयर सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से उनको लोअर जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे रेफर किया जाता है। इस वजह को ध्यान में रखते हुए भी लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तीसरा, जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ के जंगली जानवरों की वजह से बाधित हो जा रही है। तो वो एक कहते हैं
सर्वाइवल के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम टाइगर्स को देख लें, वाइल्ड बोर्स को देख लें, मंकीज को देख लें, इनका आतंक बहुत बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से भी लोग उस जगह पे रहने के लिए मजबूर हैं, वहाँ नहीं रह सकते। तो ये भी एक कारण हो सकता है पलायन का। चौथा, जो क्लाइमेट चेंज है जिस वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, ये भी एक ऐसे कारण है जो इंसान को ना चाहते हुए भी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जो मुझे लगता है व्यक्ति को बेरोजगारी के साथ साथ पलायन करने को मजबूर करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि अगर आप प्रशासनिक पद पर अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? वैसे सर ने पूछ लिया है, लेकिन फिर भी आप महिलाओं के लिए पहला कदम क्या होगा आपका, क्या करेंगे? मैम, वो भी उत्तराखंड के क्षेत्र में, एरिया उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं। वो हम आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जानते हैं। मैंने एक जगह एक कहावत पढ़ी थी कि जो उत्तराखंड की नारियां हैं वो नंदा देवी पर्वत के समान है, रिजिड भी हैं और ऊंची खड़ी हैं, जो बैकबोन प्रोवाइड करती हैं उत्तराखंड को। तो अगर मैं उनके सशक्तिकरण या उनको बढ़ावा देने की बात करूं तो उत्तराखंड में फलों का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा है। अगर महिलाओं को रोजगार, मतलब जैम जेली के उसमें हाँ, सिखाया जाए, लघु उद्योग वगैरह जो जी करते हैं, हाँ, लघु उद्योग के क्षेत्र में उनको स्किल प्रोवाइड करी जाए, छोटे छोटे लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, या फिर ब्लॉक से भी छोटा लेवल जो होता है गांव, मतलब पंचायत के स्तर पर यदि हम महिलाओं को प्रोवाइड करते हैं तो, और उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो महिलाएं सशक्त तो होंगी, साथ में कहते हैं इकोनॉमिकली भी अपनी फैमिली को हेल्प कर सकेंगी। उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है। हिमाद्री एक ब्रांड है उत्तराखंड की जो लोकल प्रोडक्ट्स को में प्रसार करती है, और उनके आउटलेट है बहुत सारे जगह पे। ब्लॉक स्तर पे तो उनका एक ऑफिस होता ही है, बाकी स्तर पर भी होता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्लस्टर्स के रूप में महिलाएं काम कर रही हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी जो अलग और महिलाएं बच गई हैं उनको जागरूक कर सकते हैं कि वो भी ऐसे क्लस्टरों के साथ जुड़े और उत्तराखंड की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना योगदान दें। आइए बैठिए। बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू रहा है। थोड़ा सा आपको हैंड आपके कई बार इधर उधर हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश है, जैसे ऐसे ऐसे करके ना। जी सर। और आपका जो आई कांटेक्ट है ये बहुत अच्छा है, और साथ में कॉन्फिडेंस अच्छा है, नॉलेज भी आपके पास अच्छी है। बाकी थोड़ा सा जो नॉलेज में कई बार आप जैसे फंस जा रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा उसको और अच्छा इम्प्रूव करने की जरूरत है। बाकी सब अच्छा है। सर्वोदय IAS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, अच्छे से इंटरव्यू देना, है ना। तो यह कॉन्फिडेंस है आपका, और नॉलेज भी काफ़ी है आपको। ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे की नॉलेज हर किसी को हो। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कह सकते हैं कि सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, या इस टाइप से आप बोल सकते हैं। और काफ़ी उत्तराखंड से भी आपने काफ़ी अच्छे जवाब दिए, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, और निश्चित ही आप जो है, आपको अग्रिम बधाई, और जो है निश्चित आप सफल होंगे। सर्वोदय IAS की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।